शुरुआत करेंगे इस वक्त एक तबादले की खबर के साथ, जहां सागर कमिश्नर अजय सिंह गंगवार हटा दिए गए हैं। जनक कुमार जैन अब सागर संभाग के नए कमिश्नर होंगे। अजय सिंह गंगवार को मंत्रालय भेज दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। तो तबादले की खबर आपको बता रहे हैं। सागर कमिश्नर अजय सिंह गंगवार हटा दिए गए हैं। उनकी जगह जनक कुमार जैन अब सागर संभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालेंगे। अजय सिंह गंगवार को मंत्रालय भेज दिया गया है, जहां वो सचिव बनाए गए हैं। वीडी शर्मा का कमलनाथ पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा के नेता हैं, यह कहना है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। उनका यह भी कहना है कि कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा और वल्लभ भवन तक ही सीमित रह गए। कमलनाथ ने बुंदेलखंड का हक मारा है। पन्ना का एग्रीकल्चर कॉलेज वो छिंदवाड़ा ले गए। ये तमाम आरोप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लगाए हैं। कांग्रेस के पास क्या बचा है, आप मुझे बताइए। कांग्रेस की आज की स्थिति क्या है? कांग्रेस में कौन नेता बचा है? कांग्रेस में वही नेता बचे। कमलनाथ जी तो देखो, बुरा मत मानना, और मैं वो बड़े नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो पब्लिक के नेता नहीं हैं। वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो केवल वल्लभ भवन या छिंदवाड़ा, इसके अलावा नहीं सोचते थे। और मेरा तो इतना दर्द है कि मैं खजुराहो लोकसभा का सांसद हूं। मेरे पन्ना जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एग्रीकल्चर कॉलेज बुंदेलखंड को दिया था, और ये कहा था कि बुंदेलखंड के विकास के लिए, गरीबी के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां पर रिसर्च डेवलप होगा, यहां के किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। ये वही कमलनाथ जी हैं जिन कमलनाथ जी ने उस कॉलेज को वहां से हटा करके छिंदवाड़ा ले गए। 300 करोड़ का बजट। क्यों भैया, क्या बुंदेलखंड में जरूरत नहीं थी? तो एक ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसे मिस्टर बंटा ढार, जो केवल एक ही बचे हैं कांग्रेस के अंदर नेता के नाम पर, जिनको आप कहते हैं वो मिस्टर बंटा ढार, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के चरम पर पहुंचा दिया था, वो दिग्विजय सिंह जी हैं। अब ऐसे नेताओं की बात आप करेंगे तो मध्य प्रदेश की जनता क्या इनको कोई वजन देगी? तो चलिए, ये वो बयान था वीडी शर्मा का, जो उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल को लेकर दिया। कमलनाथ पर सीधे तौर पर उन्होंने हमला बोला। इस खबर पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी और कांग्रेस की तरफ से सैयद जाफर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, पहले आपके पास आना चाहूँगा। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार की बात कहें तो मामला कुछ यूं है कि आए भी वो, गए भी वो, खत्म, फसाना हो गया। फिर बीजेपी को इस तरह के बयान की क्या कुछ जरूरत पड़ रही है डॉक्टर साहब? देखिए, जब भी चुनावी चर्चा होगी या राजनीतिक घटनाक्रमों की चर्चा होगी तो 15 महीने के कार्यकाल की कमलनाथ जी की चर्चा तो होगी, ये बात तो सच है। और जब भी इस प्रकार की चर्चा होगी तो उन पर एक बहुत बड़ा आरोप कमलनाथ जी पर यह है कि उनके कैबिनेट से अधिकांश फैसले जो हुए वो छिंदवाड़ा के लिए ही हुए। कि जब फैसले होते भी थे तब भी हम सब लोग, आप लोग भी इस बात से भली भांति वाकिफ है कि उन्होंने नकुलनाथ जी के कहने पर और अपने स्वयं के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में खास तौर से जो खजाने का मुख मोड़ा था, तो स्वाभाविक है कि वो चर्चा का विषय रहेगा ही रहेगा। और इस प्रश्न का सामना उनको लगातार करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सच है कि चाहे बुंदेलखंड हो, मालवा हो या और अन्य दीगर क्षेत्र हों, ना उन्होंने बहुत ज्यादा उस तरफ प्रवास किया और ना ही वहां कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की। सैयद जाफर, आपके पास आना चाहूंगा। आरोप यह भी है कि वल्लभ भवन और छिंदवाड़ा के ही होकर रह गए कमलनाथ सिर्फ। सबसे पहले तो मैं बीडी शर्मा जी का धन्यवाद प्रकट करूंगा, जो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि छिंदवाड़ा का विकास हुआ है और छिंदवाड़ा के वल्लभ भवन से छिंदवाड़ा की फाइलें चला करती थी, क्योंकि उनके यहाँ के जो छिंदवाड़ा के छोटे मोटे नेता हैं जो अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाते हैं कि छिंदवाड़ा में विकास नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी चिंता का विषय तो ये है कि भाजपा के प्रदेश के और जिले के नेताओं के विचारों में बड़ी भिन्नता है। जहां एक और कहते हैं कि छिंदवाड़ा में विकास हुआ, एक और कहते हैं कि वल्लभ भवन से फाइलें छिंदवाड़ा के लिए चलती हैं, एक और कहते हैं कि 15 महीने में सबसे ज्यादा राशि छिंदवाड़ा को दी गई है। और वहीं जब छिंदवाड़ा में जनता के बीच में होते तो जनता को गुमराह करते हैं। मुझे लगता है इसमें सीधा सीधा सा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का 40 साल का अपना एक पारिवारिक रिश्ता छिंदवाड़ा
जिक्र है और लगातार उन्होंने छिंदवाड़ा के विकास में हमेशा अग्रणी रही है और काम किया है। और जहां तक वो प्रदेश की बात हितेश जी कह रहे थे, तो शायद हितेश जी ये भूल रहे हैं कि ये वही कमलनाथ जी की सरकार है जिसने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जो कि छिंदवाड़ा से बाहर के जिलों में भी हुआ। जो 100 रुपए की बिजली के बिल आ रहे हैं वो छिंदवाड़ा के बाहर पूरे प्रदेश में आ रहे हैं। 51,000 रुपए बिटिया की शादी में पूरे प्रदेश के लोगों को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर पेंशन जो कि 300 रुपए थी बीजेपी की सरकार में, वो हमने 600 रुपए किया, वो पूरे प्रदेश को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी योजनाएं प्रदेश के लिए रही हैं, छिंदवाड़ा में उनका विशेष लगाव रहा है। छिंदवाड़ा के विकास को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संकोच की बात है। जी चलिए, सैयद जाफर का कहना है कि वो मध्य प्रदेश के सीएम थे, इसलिए उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए काम किए। डॉक्टर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद मैं चर्चा को ख़त्म करूँगा। किसान कर्ज माफ़ी का जो मुद्दा है उसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप और जवाब का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी का कहना है कि किसानों के कर्ज माफ़ नहीं हुए, कांग्रेस कहती है कि हमने किसानों के कर्ज माफ़ किए। सरकार में आप हैं, अगर पिछली सरकार ने तमाम कर्ज माफ़ किए हैं तो तमाम जो आंकड़े हैं वो सरकारी दस्तावेज़ों में भी ज़रूर लिखे होंगे। क्या उन तमाम सरकारी दस्तावेज़ों की पड़ताल करके ही बीजेपी ये आरोप लगाती है डॉक्टर साहब कि किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ? देखिए खान साहब, अव्वल तो आपको बधाई हो बंसल न्यूज को, क्योंकि छिंदवाड़ा से ही आ रहा है। जो छिंदवाड़ा के कमलनाथ जी के नाक के बाल कहे जाते हैं, ऐसे प्रवक्ता आपके साथ हैं और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि छिंदवाड़ा से उनका विशेष लगाव रहा और सारी योजनाएं और सारा पैसा उन्होंने वहां के लिए ही खर्च किया है। तो आपकी चर्चा फलीभूत हुई और वी.डी. शर्मा जी के जो आरोप थे वो उनने खुद ही स्वीकार कर लिए कि हाँ, ये बात रही है। अब रहा सवाल आपका, जो आपने किसानों के संदर्भ में कहा। देखिए, इसकी समीक्षा कई बार हो चुकी है खान साहब, और जो बात इन्होंने कही थी, आपको भी ध्यान होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 10 और 2 लाख तक का कर्जा माफ, ये कहा था सभी किसानों का। जब हम गेहूं खरीदी करते हैं और हमारे रिकॉर्ड्स लेते हैं तो विधानसभा के पटल पर 80 लाख किसानों के लिए रखे गए, उसको घटाकर इन्होंने संख्या 50 लाख के अंदर कर दी। 30-35 लाख तो वैसे ही हटा दिए। उसमें भी फिर उन्होंने हरे लाल नीले पीले फॉर्म भरे थे, आपको याद हो। और उसके बावजूद भी हमारा ये कहना था हमेशा कि आप तो एक किसान खड़ा करिए जिसका 2 लाख रुपए का कर्जा आपने माफ कर दिया हो। फिर 5,000 2,000 किया होगा इसमें, क्योंकि भाई अब आपकी इज्जत ही फंस गई थी तो कुछ ना कुछ तो आपको करना था। लेकिन आपने कहीं ना कहीं चुनावी रूप से 15 महीने तक, तो जब तक आप रहे, आप सभी किसानों का कर्जा नहीं माफ कर पाए, ये बात सच है। और छोड़िए इन बातों को, इस बात का निर्णय मध्य प्रदेश के किसान कर लेंगे। और आज जहां भी जाते हैं नेता कांग्रेस के, उनको वो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र कितने बांटे पता है आपको? लाखों रुपए के प्रमाण पत्र बांट दिए, करोड़ों रुपए के विज्ञापन जारी कर दिए इसके ऊपर, लेकिन किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक का वो माफ नहीं कर पाए। और यही कारण है कि ये विषय अब एक हास्यास्पद विषय कांग्रेस के लिए बन गया है, जिसका सामना हर विधानसभा चुनाव में करना पड़ेगा और किसान करेगा। चलिए, यकीनन डॉक्टर साहब, अब ये वो मुद्दा होगा जो अब आगामी उपचुनाव में नजर आएगा। कांग्रेस को अगर इसमें जवाब देना है तो उसको भी दस्तावेज दिखाने होंगे, और अगर बीजेपी आरोप लगा रही है तो उसको भी ये साबित करना होगा कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। बहरहाल, डॉक्टर हितेश वाजपेयी और सैयद जाफर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वी.डी. शर्मा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ सिर्फ मंत्रालय और छिंदवाड़ा के बीच ही सीमित रह गए। जो कुछ फाइलें मंत्रालय से चलीं वो छिंदवाड़ा के लिए चलीं और छिंदवाड़ा का ही विकास हो सका, बाकी मध्य प्रदेश से उन्हें किसी तरह का कोई लगाव नहीं था। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मालवा निमाड़ की 5 सीटों की जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों पर भी वो अपनी नजर रखेंगे। मंगलवार को भोपाल पहुंचे विजयवर्गीय ने पार्टी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ लंबी चर्चा की। मालवा निमाड़ की हाट पिपलिया, बदनावर, आगर, सांवेर और सुवासरा की विधानसभा सीटों पर कैलाश विजयवर्गीय स्थानीय नेताओं से बातचीत कर चुनाव की रूपरेखा तय करेंगे। इधर कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ की है। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के बड़े नेता हैं, वो राष्ट्रीय नेता हैं। वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और पूरे प्रदेश को देखेंगे। वो जहां भी जरूरत होती है, पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक बड़े नेता हैं हमारी पार्टी।
बीजेपी के पूर्व मंत्री और भोजपुर से विधायक सुरेंद्र पटवा ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सांची में गौरीशंकर शेजवार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पटवा ने कहा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही सुरेंद्र पटवा ने यह भी कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को सीएम का विशेष अधिकार हासिल है। किसको मंत्रिमंडल में लेना है, किसे नहीं लेना, इसका फैसला मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस भी आधार होना चाहिए। सुरेंद्र पटवा से बात की हमारे संवाददाता जुगल किशोर शर्मा ने। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक सुरेंद्र पटवा जी। पटवा जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपके क्षेत्र में चुनाव होना है, उपचुनाव, तो निश्चित रूप से आप पर जिम्मेदारी है कि उस सीट को हमको जीतना है। लेकिन छन छन की खबरें ये आती हैं, कुछ लोग नाराज हैं, कार्यकर्ता अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो सिंधिया समर्थक बीजेपी में आए हैं। धरातल पे वास्तविक स्थिति क्या है अभी? छन छन के जो न्यूज़ आती है उस पर हम लोग तो विश्वास नहीं कर सकते। और ज़िले में स्वर्गीय पटवा जी के बाद आदरणीय शेजवार जी ने वो स्थान लिया है। मुझे लगता है कि चाहे वो मुदीत हों या आदरणीय डॉक्टर साहब हों, रामपाल जी हो और हम लोग हों, हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ जो 24 उपचुनाव होना है उसमें रायसेन जिला भोपाल से लगा हुआ जिला है और हमारी सबकी प्राथमिकता बनती है और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो भी पार्टी निर्णय करेगी उसको हमको कहीं न कहीं धरातल पर उतारने का काम करना है। परफॉर्मेंस एक आधार होना चाहिए मंत्रिमंडल विस्तार का। देखिए, बहुत सारे क्राइटेरियाज है, परफॉर्मेंस भी एक क्राइटेरिया है और पूरी सरकार का भी क्राइटेरिया परफॉर्मेंस के ऊपर ही होता है। सरकार जब दोबारा बनती है और दोबारा के बाद फिर तीसरी बार बनती है तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के बेस पे ही होता है। परफॉर्मेंस एक आधार होता है, चाहे सरकार का हो चाहे मंत्री का हो, उसी परफॉर्मेंस के आधार पर ही जनता तय करती है, जनता सरकार को चुनती है। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जबलपुर से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का एक ट्वीट चर्चा में आ गया है। विवेक तनखा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राज्यसभा उम्मीदवारों के फॉर्म में कई त्रुटियां हैं, जिस वजह से चुनाव के फैसले के बाद ये मामला कोर्ट में जा सकता है। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, इसके लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो ये वो ट्वीट है जो विवेक तनखा का सामने आया है। उन्होंने जिक्र किया है कि राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए जो नामांकन पर्चे दाखिल किए गए हैं उनमें कई त्रुटियां हैं। हालांकि किस तरह की वो त्रुटियां हैं उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जब राज्यसभा चुनाव के फैसले आ जाएंगे उसके बाद ये मामला कोर्ट तक जा सकता है। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के अभिनेता सोनू सूद से ट्वीट कर मदद मांगने के मामले में अब सियासी बवाल मच गया है। इस मामले में अब राजेंद्र शुक्ला का बयान भी आया है। राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है, लाखों लोगों को वापस लाया गया है। कोरोना काल में स्वयंसेवी संगठन भी काम कर रहे हैं, ऐसे में किसी से मदद लेना गलत नहीं है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता नेगेटिव है, इसलिए वो पूरे देश में हार रही है। वहीं इस मामले में कांग्रेस की तरफ से जवाब आया है। उनका कहना है कि जब केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है और सरकार ने करीब 5 लाख से ज्यादा श्रमिकों को वापस लाने का दावा किया है, तो आखिरकार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री को सोनू सूद से मदद क्यों मांगनी पड़ी? इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार फेल हो गई कि वो लोगों को नहीं ला पा रहे, इसलिए उनके पूर्व मंत्री सोनू सूद से कह रहे हैं कि लोगों को वहां से भिजवा दें। जिन्होंने अपने पैसे पे यहाँ पे मजदूरों को भेजने का काम किया, उनके रूप में उन्हें आंकड़ों में बता के कहीं ना कहीं सरकार ने वाहवाही लूटने का काम, जो मजदूर पैदल आए, जो मजदूर अपने साधनों से आए, जैसे और तैसे आए, उनके आंकड़े इकट्ठे करके झूठ बोलने का काम किया। आज आईना सरकार को दिखाया है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी ने। मेरा सरकार से सवाल है
क्या ये राजेंद्र शुक्ल जी ने जो सही करा है कि वहां से लोगों के लिए मदद मांगी है, तो क्या राज्य सरकारों ने इसकी व्यवस्था करी थी या नहीं करी थी? इन लोगों को आपने अपने उसमें अकाउंट में पैसे पहुंचाए थे या नहीं पहुंचाए थे? स्पष्ट है राज्य सरकार की झूठ की राजनीति खुल चुकी है। चलिए रुख करेंगे रायपुर की तरफ, जहां सीएम भूपेश बघेल ने उद्योगपतियों से चर्चा की है। सीएम भूपेश बघेल ने उद्योगपतियों से चर्चा के दौरान उद्योगों की समस्याओं पर बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने तमाम समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उद्योगों के संचालन में गाइडलाइन का गंभीरता से पालन किया जाना चाहिए, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन का पालन किया जाए, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल हब बने, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, लेकिन राज्य सरकार को उद्योगों से राजस्व भी मिलता रहना चाहिए। ये बयान सीएम भूपेश बघेल की तरफ से आया है। नई सरकार बनने के बाद प्रदेश में अच्छा औद्योगिक वातावरण बने, ये कहना है उद्योगपतियों का, जो उन्होंने अपनी बात सीएम से मीटिंग के दौरान रखी। धनवेंद्र जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धनवेंद्र जी, इस मीटिंग को हम उस तरफ एक कदम देख सकते हैं जब सीएम भूपेश बघेल अब प्रदेश में फिर से औद्योगिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में एक बेहतर औद्योगिक वातावरण बने, छत्तीसगढ़ एक इंडस्ट्रियल हब बने, इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योगपतियों से चर्चा करके उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली है, उनके समाधान के लिए हरसंभव आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार उद्योगों को बेहतर सहयोग करने, उनके लिए बेहतर वातावरण बनाने के दिशा में काम करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल हब बने और यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और राज्य की सरकार को उद्योगों से राजस्व की प्राप्ति हो। उन्होंने मुख्य उद्योगपतियों से ये भी कहा कि नई सरकार बनने के बाद प्रदेश में अच्छा औद्योगिक वातावरण बना है, अधिकारी उद्योगों की समस्याएं सुन रहे हैं, नई औद्योगिक नीति भी लागू की गई है और जो समस्याएं सामने आ रही है उनके निराकरण का प्रयास भी किया जा रहा है। इधर उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पुरानी औद्योगिक नीति के तहत स्थापित उद्योगों को उस समय की औद्योगिक नीति में दी जाने वाली रियायतों का लाभ मिलना चाहिए। जो नई नीति है उनमें जो रियायतें कम की गई है उस पर पुराने उद्योगों से ये कटौती न की जाए। उद्योगपतियों ने भूखंड के फ्री होल्ड करने के नियम में संशोधन करने का भी आग्रह किया है। फ्री होल्ड के लिए भूखंड की जो समय सीमा निर्धारित की गई है और जो आकार निर्धारित किए गए हैं और उसको लेकर के जो उद्योग स्थापित हैं, इसमें जो तमाम तरह की जो दिक्कतें आ रही है इसके कारण जो प्रावधानों का लाभ नहीं मिल पा रहा है उद्योगों को, उन तमाम समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों के बारे में बातचीत की, उद्योगों के लिए जेल कर की दरों में जो बढ़ोतरी की गई उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया और तमाम जो अपनी समस्याएं उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने यह आश्वस्त किया है कि उनकी तमाम समस्याओं का निराकरण के लिए गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बैठक के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे और तमाम उद्योगपतियों के साथ आज सीएम भूपेश बघेल ने जो चर्चा की है उसके बाद स्थितियां सामान्य जल्दी होंगी। जो कुछ मांगे उद्योगपतियों की तरफ से रखी गई हैं, तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए राज्य सरकार उसका इंतजाम करेगी और एक बार फिर से औद्योगिक गतिविधियां जो हैं वो ठीक ठाक हो सकेंगी राज्य में। इधर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर एक जानकारी साझा की है। उनका कहना है कि 274 श्रमिक विशेष विमान से रायपुर लाए जाएंगे। बेंगलुरु और हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों के सहयोग से ये लोग रायपुर पहुंचेंगे। सीएम ने लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों का सहयोग के लिए आभार भी जताया है। छत्तीसगढ़ के ऐसे श्रमिक जो दूसरी कहीं जगहों पर फंसे हुए हैं, उन्हें अब एक विशेष विमान से रायपुर लाया जाएगा और इसके लिए बेंगलुरु और हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी के कुछ पूर्व छात्रों का सहयोग राज्य सरकार को मिल रहा है, जिसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जनता की संतुष्टि के पैमाने पर देश में दूसरे नंबर का मुख्यमंत्री बना दिया है। उनके आगे सिर्फ ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक हैं। आईएएनएस और सी वोटर सर्वे के मुताबिक प्रदेश सरकार के कामकाज से 56% से ज़्यादा जनता पूरी तरह से
और 33% से कुछ ज़्यादा जनता कुछ हद तक संतुष्ट है। इस तरह तकरीबन 90% जनता संतुष्टि स्तर के साथ भूपेश सरकार देश में दूसरे नंबर पर आ खड़ी हुई है। उनसे कुछ आगे ओडिशा सरकार नंबर 1 पर है। सर्वे के मुताबिक देश भर में सरकारों के कामकाज से 48.95% जनता पूरी तरह से संतुष्ट है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 56.74% है, जो अपने आप में सरकार के कामकाज की सफलता को बताता है। बहुत सारे मामले में हमारा छत्तीसगढ़ 1.5 साल हुआ है नई गवर्नमेंट बने और बहुत सारे मामलों में नंबर 1 पर विश्व के पायदान पे रहा है। वर्तमान में इसके पहले भी 54 में पूरे देश में अलग अलग हुआ कई चीज़ों में। अभी इस विपरीत स्थिति में जब पूरे देश में महंगाई का असर था, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं था। और अभी जो कोरोना संकट चला है, इसमें जो व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने, अधिकारी कर्मचारियों ने, सब ने मिलजुल कर जो किया वो इतिहास है। लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उसके पहले हमारे मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की। प्रवासी मजदूरों के लिए पूरे देश की बात आई, वो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनके खाने पीने की, गाड़ी की व्यवस्था पूरी की जाए, किसी भी प्रकार से उनको तकलीफ न हो। खबर कांकेर से है, जहां नक्सली मुठभेड़ के बाद जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 किलो का आईईडी बम, पिट्ठू समेत नक्सली सामान बरामद किया गया है। आईईडी बम को मौके पर ही बीडीएस की टीम ने डिफ्यूज कर दिया। छिंद खड़क के जंगलों में मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद जब जवानों ने सर्चिंग की तो उनके हाथ ये तमाम सामान लगा है। इनमें 5 किलो का आईईडी बम, पिट्ठू और कई नक्सली सामान बरामद किए गए हैं। बम को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया है। छिंद खड़क के जंगलों में मुठभेड़ के बाद नक्सली ये सामान छोड़कर फरार हो गए थे। प्रकाश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रकाश, कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी जब पुलिस की सर्चिंग चल रही थी और अब एक कामयाबी भी हाथ लग गई है। जी सोहेल, बिल्कुल कांकेर जिला जो पुलिस के बल है उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लगातार उस जिला भर के जो पुलिस है वो सर्चिंग अभियान लगाए हुए हैं। उसके बाद आज जो घटना घटी छिंद खड़क के जंगलों में हुई है, जहां पर पहले से मौजूद जो नक्सलियों ने पुलिस जवानों पर फायरिंग की, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस जवान जो है उन्होंने भी कार्रवाई की। उसके बाद जो नक्सलियों जंगलों को आग लेकर भाग निकले, उसके बाद जब इलाके के आसपास सर्चिंग की तो 5 किलो का आईडी बम, 2 पिट्ठू, वायर और अन्य जो जैविक सामग्री वो बरामद की है। तो हम ये कह सकते हैं कि बम जो बरामद हुए वो सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने का लगाया गया था, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों के सूझबूझ से हादसा टल गया और जो नक्सली के जो नाकाम मंसूबे थे वो कहीं न कहीं ध्वस्त हुए हैं। और जो नक्सली हैं वो अब जंगलों को छोड़कर जंगलों का सहारा लेकर भागे हुए हैं और जो सुरक्षा बल की टीम है वो सुरक्षित वहां से निकलने की जानकारी बताई जा रही है। तो ये बिल्कुल ही जो कह सकते हैं सोहेल कि जो नक्सलियों का जो मंसूबा था, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए उस जंगलों में इकट्ठा हुए थे, उनके जो मंसूबे हैं वो नाकामयाब हुए और जिला पुलिस बल के लिए बड़ी कामयाबी सोहेल। चलिए, कहा जा सकता है कि नक्सलियों के किसी बड़े मंसूबे को कामयाब होने से सुरक्षा बलों ने रोक लिया। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। नक्सली मुठभेड़ के बाद जवानों को सफलता मिली है। जंगल में सर्चिंग के दौरान 5 किलो का आईडी बम और कुछ सामान बरामद हुआ है। बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। कुछ देर पहले ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद नक्सली ये सामान छोड़कर फरार हो गए थे।